सर ये सेशन हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा बेटर वर्जन चाहिए होगा बाद में, तो विल शेयर द वीडियो विद यू एज वेल, ताकि आप इसके अंदर से क्लिप्स काट के भी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट सर। ओके, थैंक यू। देख लो, अभी कॉम्प्लिकेट मत करो, या तो सिंपल सिंपल कर दो। ओबीएस के थ्रू आप कह रहे हो ना? हाँ कर दो। मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है लिया। सर जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, ये जो आपका अभी जूम आप यूज कर रहे हैं, ये क्या पेड जूम वाला वर्जन है या फ्री वाला वर्जन है? फ्री वाला है। फ्री वाला है ना? हाँ ठीक जी, है, हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है या मिक्स है? सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ सर वैसे मिक्स है, पर हिंदी में ही ज्यादा होगा हमारा। ओके, मतलब ये नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह करेंगे हम। ओके, ओके। राइट, मतलब सो फर्स्ट मतलब टू स्टार्ट विद आपसे हम यही पूछेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, रास्ता के बारे में बताइए, एंड देन उसके सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है बस कि आप जब बता रहे होंगे ना, सो जो भी व्यूअर इसको देखेंगे बाद में या अभी देख रहे होंगे लाइव में, उसमें हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन रास्ता की देनी है कि रास्ता करता क्या है। अच्छा, 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 ओके। राइट, एंड बीच में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ऑरो स्कॉलर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ठीक है जी। नहीं सर, तो उसमें जूम रहेंगे जो वो हमारे यहाँ पर चलेगा ना स्क्रीन पे, वो स्क्रीन हम फेसबुक के थ्रू लाइव कर देंगे। तो हमें हाँ जी, वैसे हाँ जी, हाँ हाँ ऐसे। सर दो जगह कोई लॉग्ड इन होगा तो ये एको एको की साउंड आएगी। अगर दो जगह से लॉग्ड इन है तो एक जगह को म्यूट करना है।
इसमें भी नहीं आ रहा, ऐड इमेज नहीं आ रहा इसमें। आप करो ये वाली भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो देखते हो करेंगे ना शेयर। मैं टेढ़ा बैठा हुआ हूँ क्या? टेढ़ा दिख रहा है? टेढ़ा है? हो गया, हो गया। विकास जी, हो गया। We are going live in next गया। 5 seconds. हाँ, यस यस, प्लीज। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार आप सबका स्वागत है फिर से हमारे ऑर्थो स्कॉलर टॉक शो में। एजुकेशन फर्स्ट, हम बात करते हैं एजुकेशन फर्स्ट की। मैं अपने साथी, अपने दोस्त, अपने होस्ट विकास का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं विकास आप? आई एम ऑल गुड, मैं बहुत सही हूँ। एंड यू नो वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। एंड शशांक जी, आप कैसे हैं? गुड। और परिस्थितियाँ दिखती हुई, अच्छी होती हुई दिख रही हैं आसपास, सबसे सुकून की बात ये है। और तो विकास, शो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमारा शो का फॉर्मेट है, हम बात करते हैं एजुकेशन फर्स्ट। राइट। सो education first से what is your understanding of education first before we move into a guest today? What is your understanding of education first? See, because we are part of the same team and I think कि हम सेम ही एजेंडा से काम कर रहे हैं। So education first का मेन जो मीनिंग है वो यही है कि जितनी भी चीजें चल रही हैं, पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। However, एजुकेशन डोमेन जो है दैट इज समथिंग जो हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए एजुकेशन शुड बी फर्स्ट। And I think that is the motto of viewer. That's why we are inviting, all these influential people on our show to understand from them that what is happening, क्या बेहतर हो सकता है, क्या हो रहा है, और क्या नए आइडियाज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने विकास जी। और देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर हमारे साथ साथ ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, गवर्नमेंट, बहुत सारे प्राइवेट लोग और न जाने कितने लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि एजुकेशन की जो क्वालिटी की हम बात करते हैं उसको डिलीवर कर सके। और शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही ज़रूरी वस्तु है हम सब के जीवन में। तो विकास आज हमारे साथ हैं, मुझे बड़ा हर्ष और खुशी है कि आज हमारे साथ हैं मिस्टर केसी पंत, फाउंडर रास्ता। वेलकम सर, एंड हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। So Vikas, over to you to start the show with sir. Absolutely. Good afternoon, sir. आप कैसे हैं? बढ़िया विकास जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। सर, टू स्टार्ट विद, जो भी व्यूअर्स हमारे ये शो देख रहे हैं या जो भी व्यूअर्स बाद में ये शो देखेंगे, टू स्टार्ट विद हम ये जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ डिड रास्ता हैपन, रास्ता की शुरुआत कैसे हुई, क्या स्टोरी थी उसके पीछे, एंड एक्चुअली में रास्ता कर क्या रहा है? बेसिकली विकास जी, अगर हम देखते हैं तो मेरा अपना करीब 4 दशक से ऊपर का एक्सपीरियंस समाज सेवा के साथ है। तो इस दौरान जब शुरू के टाइम में थे, कुछ मेरे अपने दोस्त थे
जब हम आपस में मिलते थे, कहीं जाते थे, तो कहीं पे हमको रास्ते में खास करके चौराहे पे जब बच्चे भीख मांगते हुए दिखते थे, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे दोस्तों ने भी कई बार मुझे बोला कि पंजी आप इस फील्ड में हैं, क्या हम कुछ मिल कर के ऐसा कुछ कर नहीं सकते? इनके हाथ में कलम और पेंसिल होनी चाहिए, बट ये बेगिंग बॉल लेकर के खड़े हैं, ये तो अच्छा नहीं है। तो वो मिल कर के हम 7 लोगों ने ये थॉट लेकर के एक संस्था का शुरुआत किया करीब 1994 में। तो तब से हम खास करके क्योंकि बिकॉज़ हम बच्चों के उस पे देख कर के दिमाग में आया था काम, तो बच्चों के लिए ही काम शुरू किया। तो जैसे आपका उसमें भी बोला गया है कि एजुकेशन फर्स्ट, तो हमारा भी यही आधार है, अगर किसी को बदलना है, तो एजुकेशन ही बदल सकती है, एजुकेशन के बगैर हम किसी से बदल नहीं सकते। तो हमने एजुकेशन से शुरू किया, करीब 5 बच्चों से शुरू किया, एक स्टाफ से शुरू किया। धीरे से एक स्लम में एक नॉन फॉर्मल सेंटर शुरू किया, और उसके बाद धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते गए। ये 1994 से लेकर 1999 तक हम छुट-पुट काम कर रहे थे। लेकिन बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, तो मैंने सोचा भाई अगर करना है तो ऐसे नहीं चलेगा, अब हमको प्रॉपर फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो सारे लोग तैयार हो गए, उन्होंने बोला पंजी शुरू करते हैं। तब हमने 1999 में एक सेंटर शुरू किया, 5 बच्चों से और एक स्टाफ से एजुकेशन सेंटर शुरू किया था, और स्लोली फिर हम 2000 में करीब 4-5 सेंटर तक पहुँचे। तो इस तरह से ग्रो करते गए हैं। तो अभी अगर हम आज की स्थिति में देखते हैं, तो अभी आज हम करीब 28,000 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर चुके, और खास करके जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहते थे, जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, करीब 8,200 बच्चों को हम मेन स्ट्रीम कर पाए हैं अपने वहाँ पढ़ा करके। और बीच में जब हमने देखा कि ये बच्चे ऐसे रह रहे हैं और यूथ भी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो 2010 से लेकर 2018 तक हमने वोकेशनल स्किल भी उनके लिए शुरू किया था, जिसमें बेसिक कंप्यूटर, बेसिक मैनेजमेंट, डिटेल मैनेजमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ये सब सिखा करके उनको छोटे-छोटे जॉब प्लेसमेंट भी किए हैं। तो करीब 1200 यूथ को हमने ट्रेन किया था, उसमें से 40% को हम जॉब दिलाने में सक्षम हो पाए थे। फिर उसके बाद कुछ लगा कि भई हम गवर्नमेंट का, क्योंकि हम काम गवर्नमेंट के साथ नहीं कर रहे थे, तो बीच में सर्व शिक्षा अभियान आया, उसके साथ जुड़े, उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। तो उस काम करने के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने हमको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के साथ जुड़े। उसके बाद फिर हमने खास करके 2006 में एक गर्ल चाइल्ड के लिए प्रमोशन के लिए कुछ काम करना शुरू किया। हमने बोला कि बॉयज़ को तो पेरेंट्स फीस दे करके दूसरे स्कूलों में पढ़ा देते हैं, बट गर्ल्स को नहीं भेजते हैं। तो 2006 से हमने गर्ल चाइल्ड के ऊपर काम करना शुरू किया, और 2007 में गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, खोड़ा कॉलोनी, वहाँ पर हमने एक रास्ता गर्ल्स स्कूल करके शुरू किया। उस समय स्कूल हम नॉन फॉर्मल चला सकते थे, बट 2010 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ, तो 11 में इम्प्लीमेंटेशन में आया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि आप नॉन फॉर्मल स्कूल नहीं चला सकते। तो फिर हमने सर्च करना शुरू किया, और क्योंकि हमारे पास अपना लैंड भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं थी, एनी हाउ क्योंकि वो जो लड़कियां थी वहाँ पर वो कहीं दूर जाना चाहती नहीं थी, तो अगर हम वो बंद कर देते हैं तो बच्चे घर में बैठ जाएंगे। तो उनको लेकर के हमने फिर धीरे-धीरे करीब 3 साल लगे वो स्कूल को रिकॉग्नाइज़ करने में, अभी वो 8th तक रिकॉग्नाइज़ है। तो उस स्कूल के थ्रू अभी तक करीब हम 5,000 लड़कियों को पढ़ा चुके हैं। उसमें से अभी कुछ ग्रेजुएशन कर रही हैं, कुछ 12th में हैं, कुछ 10th में हैं, और बीच में क्योंकि हम 8th तक ही रिकॉग्नाइज़ हैं, तो बच्चों ने कहा कि सर हम क्या करेंगे? तो हमने कहा कि आप ओपन स्कूल से 10th का पेपर दे सकते हैं, हम आपको पढ़ा देंगे क्योंकि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर लास्ट 2 ईयर पहले हमको पता लगा था कि सीबीएसई में एक स्कीम है जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट करके भी खाली लड़कियां एग्जाम दे सकती हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे कुछ लड़कियों ने डायरेक्ट सीबीएसई से एग्जाम दिया था 10th का, और वो पास हुई थी करीब 10-12 लड़कियां। तो वो स्कूल इस तरीके से चल रहा है। और बीच में फिर जब हम रिसोर्सेज की बात आई, कई पीएसयू से जुड़े, कई फंडिंग पार्टनर से जुड़े, तो
तो इस तरीके से हम जुड़ते गए और फिर हमने बीच में एक दिल्ली गवर्नमेंट का जेंडर रिसोर्स सेंटर था जो कि एक ही छत के नीचे सारे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को वो करता था, वो भी हमने चलाया। बाद में नई गवर्नमेंट बनने के बाद वो प्रोग्राम स्टॉप हो गया और पिछले करीब 11 सालों से दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हम एक एड्स अवेयरनेस पर भी काम कर रहे हैं। और अभी क्योंकि हम महिलाओं के साथ काम करते हैं, लड़कियों के लिए काम करते हैं, तो वुमेन कमीशन के साथ भी हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हम एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट 3 हमारे फोटे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। बट ये मैक्सिमम गर्ल्स और वुमेन्स के साथ ज़्यादा घूमता है एजुकेशन के साथ साथ। तो दिस इज अ ब्रीफ। जी, थैंक यू सो मच सर। रियली इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि कैसे आप इन सब बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मेरा मानना ये है कि जब इन बच्चों को कुछ ऐसी एक सपोर्ट मिलती है तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग पे एक छाप छोड़ जाती है। एंड जब वो आगे ग्रो करते हैं इस सपोर्ट की वजह से, तो डाउन द लाइन कहीं ना कहीं वो भी सोसाइटी को ऐसी सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट रास्ता फॉलोज। सो फॉर एग्जांपल कि क्या रास्ता की टीम जाती है टू आइडेंटिफाई दी स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि वो या उनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है कि वो क्या कर सकते हैं, या आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, आपके पास बच्चे आते हैं एंड देन रास्ता की टीम हेल्प करती है। निविका से उसमें अगर देखते हैं, इवन मैं जब कभी कभी अपने जो स्टाफ सिलेक्शन करता हूँ तो वो मेरे को बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो मैं बोलता हूँ टीचिंग किसके लिए? टीचिंग तो स्कूल में होती है। और वो स्कूल किसके लिए होता है? जो बच्चे स्कूल में आते हैं। हम तो उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो स्कूल में ही नहीं आते हैं। तो इसका मतलब उनको डे 1 से ही बताया जाता है कि भाई आपको स्कूल में बैठ करके नहीं पढ़ाना है, घर घर जाकर बच्चों को लेके आना है, उन बच्चों को जो नहीं आते हैं। क्योंकि अदरवाइज सरकारी स्कूल तो बहुत सारे हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं जो स्कूल नहीं आते हैं। तो हम एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें हम थोरोली सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, खास करके जो आउट ऑफ स्कूल हैं। वो उसमें हम देखिए एजुकेशनली बैकवर्ड कह सकते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कह सकते हैं, सोशली बैकवर्ड कह सकते हैं। तो मकसद हमारा यह है कि वो स्कूल से बाहर है, इन 3 में से किसी न किसी कारण की वजह से है। तो हम उस कारण को पकड़ करके वो पेरेंट्स के साथ डायलॉग करके, कम्युनिटी के साथ डायलॉग करके धीरे धीरे उनको ला करके अपने वहाँ लाते हैं और पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशन फील्ड में रहा है, हम अपने आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी डेवलप करते हैं ताकि वो इनोवेटिव लगे, बच्चा उसको इंटरेस्ट से पढ़े। अभी जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हो गया था तो मैं सरकारी स्कूल टीचर्स के साथ भी चर्चा किया, प्राइवेट के साथ भी। तो उनका ये था कि सर हम क्या करें। उसमें बोला है कि एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन। अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको पहली में तो रख नहीं सकते हम लोग, और 5वीं में रखते हैं तो उसको कुछ आता नहीं है, कुछ दिन वो उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बाद छोड़ जाता है। अगर उसको पहली में रख देते हैं, वो बड़ा बच्चा है, छोटों को मारता तो छोटे बच्चे भाग जाते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम उनको सस्टेन कर सकें। तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने एक कुछ सिलेबस यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप किया है हिंदी, इंग्लिश और मैथ में। मैंने बोला मैं कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करूंगा, मैं थिएटर, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस उसकी बात करूंगा। और अगर 9 साल का बच्चा है तो 5 महीने में, मैं 6 महीने में उसको चौथी की क्लास के लायक बना के दे दूंगा। तो वो मटेरियल भी हमने डेवलप किया है। अभी हम खास करके नोएडा में जो हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम करीब 2000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे हैं HCL के सपोर्ट से, वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने सरकारी स्कूल में इस्तेमाल किया है। 1 साल काम करने के बाद वो जहाँ पे बच्चे नहीं आते थे, वो यूपी गवर्नमेंट ने उसको मॉडल स्कूल घोषित कर दिया। वाओ, दैट्स वंडरफुल सर। या रियली वंडरफुल। सो सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि सरकार की कई स्कीम्स हैं जिनके साथ आप अटैच होके भी रास्ता काम कर रहा है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि
कि हाउ सपोर्टिव इज दैट स्कीम, कि मतलब कहीं पर आपको कुछ हेजिटेशन फेस करनी पड़ती है या आपको लगता है कोई रोड ब्लॉक है जो आपको फेस करना पड़ता है, या आपके हिसाब से एकदम स्मूथ कनेक्ट होता है एंड जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी आपको उसी इंटेंशन से सपोर्ट करते हैं जिस इंटेंशन से आपने रास्ता को स्टार्ट करा? देखिए, काम कुछ भी करते हैं, ब्लॉकेज नहीं होंगे तो हो नहीं सकता है। बट अगर आपका कमिटमेंट है तो आप उससे ओवरकम करेंगे, उसके लिए रास्ता निकालेंगे। जहाँ पर भी जाएँगे, वो हम प्राइवेट में जाएँ या गवर्नमेंट में जाएँ, ऑब्स्टिकल्स तो आएँगी। इवन जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमने जब स्कूल रिकॉग्नाइज़ किया तो 3 साल लगे मेरे को। तो 3 साल में एक-एक चीज़ को समझना, जो प्रॉब्लम आई उससे ओवरकम करना, तो ये तो लगा रहता है। तो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करते हैं और कई जगह जाना पड़ता है तो जाते हैं, बट कमिटमेंट है कि हम करेंगे। और कहीं पर एक सिद्धांत है, विल नॉट गिव एनी ब्राइब, वो काम हम करेंगे नहीं। अगर ऐसा होगा तो छोड़ देंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो ऑब्स्टिकल्स आती हैं, गवर्नमेंट में भी बैरियर्स हैं। और अभी जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो कई टाइम तक आपका पैसा नहीं मिलता, 6 महीने 7 महीने, तो वो सब थोड़ा सा अरेंजमेंट, क्योंकि स्टाफ तो काम करता है, उसको जितना भी देना है वो तो देना है। तो इसके लिए थोड़ा-सा हमको बैकअप करना पड़ता है और रास्ते निकालने पड़ते हैं, और कहीं कहीं न कहीं से रास्ता निकल आता है। So, over to you, शशांक जी। शशांक जी, आपके पास कोई प्रश्न हो सर के लिए? बिल्कुल सर, हम सब जानते हैं हमारे सरकार द्वारा हमारा तंत्र जो है वो कहता है राइट टू एजुकेशन। सर, क्या ये जो पैंडेमिक है, जो सिचुएशन आई, इसमें आपको लगता है कि जो राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, कहीं इस पे कोई रुकावट आई या कोई रोड ब्लॉक है, और अगर है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं आपके नज़रिए? सर, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हर बच्चे तक पहुंच सके इस पैंडेमिक में? सर, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट तो पास हो गया, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम हैं बिफोर पैंडेमिक की। क्योंकि जितने हमारे बच्चे हैं उतने स्कूल नहीं हैं, उतने साधन नहीं हैं। तो उनको भी एक तो ऊपर वो एक साइड है, क्योंकि वो भी आपने पैंडेमिक की बात कही है। तो खास करके पैंडेमिक में इसने जो पैंडेमिक ने बच्चों को बहुत अफेक्ट किया, खास करके एजुकेशन को। सबसे अगर वो रहे हैं लास्ट सीढ़ी पे, तो बच्चे रहे हैं। बिकॉज जो भी लोग, गवर्नमेंट ने बोला कि ऑनलाइन क्लास ले लो, ये सब करो, तो बट ऑनलाइन क्लास किसके लिए लेंगे हम? उनको ऑनलाइन का कुछ पता नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। इवन हमने तो कम्युनिटी में जाके देखा है, जितने बच्चे हमारे पास आते थे, हमने एक-एक बच्चे को घर जा कर के बात किया है, तो किसी के पास तो फ़ोन नहीं है। अब जिसके पास फ़ोन नहीं है तो उसको हम ऑनलाइन क्या पढ़ाएँगे? तो एक तो फ़ोन की बात है, फिर दूसरा स्मार्टफ़ोन। अगर हम उसको कुछ बताना चाहते हैं, तो स्मार्टफ़ोन के थ्रू बताएँगे, क्योंकि बिकॉज़ जैसे हम अभी आप एक-दूसरे को देख पा रहे हैं, तब तो बच्चे को समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा बैरियर है कि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। टेक्निक को कैसे करेंगे? क्योंकि टेक्निक तभी होगी जब रिसोर्सेज़ होंगे, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो स्मार्टफ़ोन नहीं है, बेसिक फ़ोन भी है, उसमें वो कुछ सुन सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं, तो उसके द्वारा भी कम्युनिकेट करना दूसरी प्रॉब्लम। तीसरा ये है कि पहले महीने वो उनको जब हमने शुरू किया था कर पाए थे, दूसरे महीने पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद में बोला हमारे पास पैसा नहीं है, हम चार्ज नहीं कर सकते। तो एक तो उनके पास साधन नहीं है, दूसरा जिनके पास है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये पैंडेमिक ने बहुत सारा बच्चों को पीछे लेके गए हैं। मेरे को लगता है एजुकेशन अगर अब हम दूसरी 1-2 साल के बाद लगता शुरू करेंगे, अगर हमको जुलाई अगस्त में भी शुरू हुआ, तो बहुत पीछे से बच्चों के साथ शुरू करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरीके से डिप्राइव हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन अब 1.5 साल से वो आ ही नहीं रहे हैं। जबकि शायद हमारे जैसे एनजीओ ने कुछ जा करके घर में जा करके उनको वर्कशीट किया है, उनके पास गए हैं, कैसे हम लोग को अपने साथ टच में रखा है, हमने राशन भी दिया है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो बहुत मुश्किल में रहे हैं बच्चे। जैसे ये पैंडेमिक खत्म हो और बच्चे स्कूल आए तो कुछ एक नया, उनको नया सवेरा दिखेगा, बट साधन उनके पास नहीं है। पर हमको अगर गवर्नमेंट भी सही मायने में करना चाहती है, तो जैसे हमने वर्कशीट दी है और हमने तो बीच में ग्रुप भी बनाए हैं। अभी मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था जिसे हमारे स्टाफ ने दिया है,
कि जो माँ जिसके बच्चे हमारे वहाँ नहीं पढ़ते, वो थोड़ा पढ़ी लिखी है, किसी कंपनी में काम करती है, उसका बच्चा किसी पब्लिक स्कूल में जाता है, हमने उसको पकड़ करके उसको बोला कि देखो आप 1 घंटा अपना फ़ोन अपने 4-5 परिवारों के बीच में रख दो, ये 5 बच्चों का भला हो जाएगा। तो उन्होंने भी दिया है। तो थोड़े-थोड़े छुट-पुट जो कर सकते हैं वो कर पाएँगे, पर ऐसे पैंडेमिक में एजुकेशन को पहुँचाना बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है। बट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ चैनल शुरू किए, सब कुछ किए। बट अगेन बात वहाँ पे आती है कि वो किसके लिए? जिनके पास साधन है। जिनके पास साधन है वो तो वैसे भी कर सकते हैं। जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है उन तक पहुँचाना। तो एजुकेशन बहुत पीछे चला गया है ये 1.5-2 साल की पैंडेमिक। इससे हमको ओवरकम करना पड़ेगा, नई टेक्निक्स निकालनी पड़ेंगी, कुछ शायद नए साधन निकालने पड़ेंगे और बहुत नज़दीक बच्चों के जाना पड़ेगा ताकि ये बच्चों को फिर से एजुकेशन में ला पाएँ। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत सही और अच्छी बातें कही हैं। द पॉइंट्स व्हिच यू हैव रेज्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट yes, this pandemic, we all agree that this pandemic has driven us back maybe at least 1 year of the system and the education which was a formal or informal education. But somehow people like you, organizations like you, and the government, the department of every state, they are making their best to get this new normal, adaptive, and everybody to follow that, which we call the online system of education. अग्रीड कि आपने जो कहा कि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आप जैसे और टीचर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चों तक इस कंटिन्यूटी एजुकेशन को बनाए रखने का। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू विच सेज कि वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब मनुष्य हैं, Right. और हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां और ताकत होती है। तो सर, वी वांट टू नो, एवरीबडी वाचिंग अस लाइव वुड लाइक टू नो कि पंत सर की वो स्ट्रांगनेस, वो स्ट्रेंथ और वो वीकनेस क्या है? सी बेसिकली अगर देखते हैं तो मेरा अपना एक सिद्धांत है कि कमिटमेंट, जो काम करने के लिए सोचा है उसको करना है। उसके लिए मुश्किलें ये पहले से सोच करके चलना है, क्योंकि अगर कुछ कर रहे हैं मुश्किलें तो आएंगी ही, तो उससे हमको बैक नहीं करना। तो जो बीड़ा आपने उठा लिया है वो हमको आगे लेके जाना है, और बाकी अगर हमारे जैसे लोग जुड़ते हैं उनको जोड़ते चलना है, और अनरेस्ट नहीं होना है, क्योंकि मुश्किलें आएंगी, हमने छोड़ दिया वो हो गया। और खास करके ये सब मुश्किलों में और जो जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं उसमें गुस्सा करना या ऐसी सब चीज़ें और बीच में से छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमको एक कमिटमेंट है, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति जितना भी है लॉयल्टी होनी चाहिए। जब तक हम लॉयल्टी अपने काम के प्रति नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा काम सक्सेस होगा नहीं। तो कमिटमेंट एंड लॉयल्टी 2 चीज़ें तो हमको आगे ले जाती हैं। यही मेरे जीवन में हम कर पाए हैं, और कभी मैं अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ और अपने घर में भी बोलता हूँ, कभी ज़िंदगी में ये मत सोचिए कि हमारे पास काम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि नेचर का नियम है, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके लिए हम एफर्ट कम करते हैं, उतनी कम होती है। तो अगर हम काम कम करेंगे, एफर्ट कम करेंगे, चीज़ें कम होंगी, हमारी ताकत कम हो जाएगी और हम भी कम हो जाएंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा लगातार प्रयास करते रहना चाहिए आगे जाने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपने इस बहुत अच्छी सी एडवाइस और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एडवाइस देने के लिए। सर, very important point shared by you, that loyalty is very important towards your work, right? So because over to you, what next question you have with them? श्योर सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे ये शो देख रहे हैं, वो अगर वॉलेंटरीली रास्ता के साथ कनेक्ट होना चाहें तो किन किन तरह की सर्विसेज हैं, किन किन तरह की किस तरह से वो आपसे साथ जुड़ सकते हैं, और क्या क्या किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं? विकास जी, देखिए, जैसे इसका नाम ही स्वयंसेवी संस्था है, तो स्वयंसेवी संस्था का मतलब ये नहीं है कि किसी एक का है, वो सबका है, हम समाज के लिए कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स का हमारे पास हमेशा स्वागत है। हमारे पास जितने भी साधन हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाने से लेकर बच्चों के साथ कुछ वो स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। किसी के पास अगर रेगुलर टाइम है तो कोई सब्जेक्ट के साथ वो रेगुलर इंटरेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए, अगर हम ये सब कर रहे हैं, इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अगर किसी को कोई सोशल मीडिया पे काम कर सकता है
हमारी को प्रमोट कर सकता है वो कर सकता है, और कहीं पे हमको कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत है, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, या कोई बीच में किसी को अच्छा इंटरेस्ट है, वो कम्युनिटी में काम करना चाहता है, ग्रुप फॉर्मेशन के लिए आ सकता है कि भाई हमने एक ग्रुप बना दिया, कोई एक स्पोर्ट्स का ग्रुप बना दिया, कोई एसएचजी बना दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, ड्राइंग करा दिया, हमारे लिए कंटेंट लिख सकते हैं, हमारे वेबसाइट अपडेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया अपडेट कर सकते हैं। इट इज ऑल ओपन फॉर एवरीबडी। हाँ, किसी की जिम्मेदारी होती है उसको चलाने के लिए, बट ये सब समाज के लिए उनका है, जो भी आना चाहता है वेलकम। ग्रेट सर। सो जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे हम पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार का योगदान आप देना चाहें रास्ता को हेल्प करने के लिए, और उन बच्चों को खास करके हेल्प करने के लिए जो एट द एंड ऑफ द डे रास्ता से जिनका फायदा हो रहा है, तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। एंड आप फेसबुक पेज पे भी रास्ता के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप रास्ता को गूगल कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड शशांक जी, कोई क्वेश्चन आपका? यस विकास, मैं सर से एक चीज़ जानना चाहूँगा। सर, हमने रास्ता ने और स्कॉलर के साथ एक टाई अप किया है, तो क्या आपको लगता है कि आप हमारे और स्कॉलर के ज़रिए या रास्ता के साथ जो बच्चे जुड़े हैं या और आगे इन फ्यूचर जो बच्चे जुड़ेंगे, क्या ये एक ट्रैक्शन और एंगेजमेंट हमारे उन बच्चों के लिए बढ़ाएगा, प्लस रास्ता के लिए भी एक नया वे फॉरवर्ड खुलेगा सर? डेफिनेटली, क्योंकि मैं जैसे आपकी बात सुना था उससे मेरे को बहुत अच्छा, जब हमने पहली एक दो मीटिंग की है उसमें मेरे को लगा है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मौका उनको मिलता नहीं है, हमारे स्टाफ और बच्चों दोनों के लिए है। क्योंकि जो आपने प्रमोशन के तरीके बनाए हैं वो बहुत अच्छे लगे मेरे को, कि बच्चे को इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि बच्चे को कुछ छोटी चीज़ें, जैसे हमारे बच्चों के लिए खासकर, जैसे आपने बताया कि 50 रुपया, उसके पास तो पेंसिल कॉपी भी नहीं है, अगर उसको एक तरीके से पढ़ करके 50 रुपया मिलता है तो वो अपनी कॉपी लेके आ सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा उनका करेज, आज हमको ना वो करना है, वो कंपटीशन है, आज वो हमारा, हम फर्स्ट सेकंड आएंगे, तो एक ना बहुत बड़ा क्रेज उनमें है, वो आने को तैयार है, वो आएंगे। और ये हमारे ही नहीं, बल्कि मैं अपने कोई और लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने बोला क्या इंडिविजुअल बच्चा भी जुड़ सकता है क्या इससे? वो मैं अभी आपसे पूछा नहीं हूँ कि कोई बच्चे बोलते हैं आपके तो स्कूल है इसलिए आपके बच्चे जुड़ सकते हैं, क्या हम नहीं जुड़ सकते? मैंने बोला आप अपने स्कूल के थ्रू तो जुड़ सकते हैं, आप इंडिविजुअल का पता नहीं, बट वो हम पता करेंगे। तो ये बहुत बच्चों के लिए मेरे को लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत बड़ा इंकरेज करने का एक माध्यम है कि हम उनको आगे ले जा सकते हैं और कंपटीशन की एक भावना डेवलप कर सकते हैं, है ना, कंपटीशन का एक स्पिरिट डेवलप कर सकते हैं हम बच्चों के लिए, ताकि वो आगे जा कर के फेलियर और उससे ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इसमें फेलियर भी होगा और आगे उनको प्रमोशन तो मिलेगा ही। तो मेरी नज़र में ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि वो खुद अपने आप पढ़ें, खुद अपने आप टेस्ट दें, खुद अपने आप जानें, खुद अपने आप को समझें। तो और मौके भी बहुत हैं, जैसे आपने बोला था कि 1 महीने में 20 टेस्ट वो दे सकता है, तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, जितना चाहे दे सकता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु आर स्टडीइंग इन एनी ऑफ द स्कूल। सो जो लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, उन सबको बताना चाहेंगे कि ऑरो स्कॉलर, जिसका मोटिव है एजुकेशन फर्स्ट, इस प्रोग्राम का मकसद ही है आपकी लर्निंग को इंसेंटिवाइज करना। ये कोई मनी मेकिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपकी लर्निंग जो आप कर रहे हो उसको इंसेंटिवाइज करता है और एक मोटिवेशन देता है। जैसा कि सर ने अभी एक क्वेश्चन कहा कि क्या कोई भी, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट का क्लास 1 से 12 तक का खुद को रजिस्टर कर सकता है। प्ले स्टोर से आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या रास्ता की ऐप पे आके रास्ता की थ्रू आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, या प्ले स्टोर में और स्कॉलर टाइप करके आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपकी डिटेल्स एंटर करनी है, क्विज प्ले करना है और उसके साथ साथ आपको अपना KYC अप्रूव करना है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो अपने KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि आधार कार्ड है और आपके स्कूल का ID कार्ड है या कोई भी रिपोर्ट कार्ड, स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। और इस ऐप की सबसे खूबसूरती ये है कि जब आप क्विज देना स्टार्ट करोगे, तो जैसा कि अभी पंच सर ने आप सबको बताया कि आप 20 क्विज दे सकते हो, और अगर किसी कारणवश आप मिनिमम जो एक थ्रेशहोल्ड हमारा है 80%, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो तो आपको पर क्विज 2 मौके और भी मिलते हैं। मतलब आप महीने में 60 क्विज मिलते हैं टोटल आपको। अगर आप 20 क्विज के अलावा अगर आप मौका गवा देते हैं, पहली बार में आप नहीं दे पाते, तो आपको हर क्विज का 2 मौका और मिलता है। तो
हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी सबसे सुंदर बात इस एजुकेशन फर्स्ट इस और स्कॉलर प्रोग्राम की कि ये आपका कंपटीशन आपसे ही है कि आपको खुद कैसे बेहतर हर बार बनना है। आपकी कॉम्पिटेंसी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ये ऐप आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ाता है और आपको एक रिपोर्ट कार्ड भी देगा। आने वाले महीने 2 महीने के अंदर आपको एक एनालिटिक्स बेस्ड रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसमें आप अपनी सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेशन देख सकते हैं। बिकॉज आई थिंक और स्कॉलर के बारे में तो मैंने काफी कुछ बताया। आपके पास और कुछ सर से पूछने के लिए है विकास सर से? मेरे पास सर को बताने के लिए और अपने व्यूअर्स को बताने के लिए एक छोटा सा एपिसोड है। सो सर, अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने बीच में कहा था कि उन बच्चों को क्या जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, या उनका क्या जिनके पास ऐसे डिवाइसेस नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 से 2 यूजर्स हैं जिनसे मैंने पर्सनली इंटरेक्ट करा था और स्कॉलर में, एंड उनके साथ क्या हुआ कि उनके पास डिवाइसेस नहीं थे। मतलब वो 3 भाई बहन थे और उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। तो उनको जब इस प्रोग्राम के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने नेबर का मोबाइल फोन यूज करा, एंड 3 से 4 महीने उन्होंने इस ऑरो स्कॉलर ऐप के ऊपर अपने पड़ोसी के फोन पे इन असेसमेंट में पार्ट करा और खुद के लिए सेकेंड हैंड फोन खरीदा, जो स्कॉलरशिप के पैसे थे। तो सर ऐसे ऐसे यूज केसेस भी निकल कर आ रहे हैं जहां पर ऑरो स्कॉलर प्रोग्राम के थ्रू बच्चों ने खुद के लिए ही अपनी ही मेहनत से स्कॉलरशिप को हासिल करके अपने लिए डिवाइस खरीदा। तो सर ये एक एक बिगिनिंग है, एक तरीका है जिसके थ्रू सारे बच्चे स्कॉलरशिप मंथली स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अदर देन स्कॉलरशिप मनी, ये इसकी जो क्विज़ है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि उनके लर्निंग गैप्स भी एलिमिनेट हो सकते हैं। Rightly said, and Vikas, what a great example you have shared with us. So, sir, coming to the last segment of program, पंच सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? I think Shashank ji, there's some network issue, so let's wait for sir. Yes. So विकास, एजुकेशन फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इस पूरे मुहिम में, और बच्चों को स्कॉलरशिप देने का आइडिया, लर्निंग इंसेंटिवाइज करने से क्या मतलब है, क्या मकसद है, और क्यों इतने सारे पार्टनर्स को हम जोड़ रहे हैं, इतने स्कूल्स के साथ हम जा रहे हैं, आखिर क्या मोटिव है और स्कॉलर का इसके पीछे? राइट, सो हम ये देख सकते हैं कि इनिशियली भी जो मोटिवेशन टू लर्न के बच्चों में वो एक डिजाइन की होती है, which means कि बच्चों को अंदर से ही मोटिवेशन नहीं आ रही थी और सीखने के लिए। ऑन द टॉप ऑफ दैट, जब ये पूरा पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि पढ़ाई में उनका मतलब वो दे आर टू फार अवे फ्रॉम एजुकेशन नाउ, मतलब उतने ही गैप क्रिएट होते जा रहे हैं। सो लर्निंग इंसेंटिवाइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी बच्चा जो भी अपने स्कूल से पढ़ाई कर आता है, जो भी उसको स्कूल में सिखाया जाता है, उन्हीं से अलाइन असेसमेंट में जब पार्टिसिपेट करता है तो और कुछ भी अचीव करता है, कुछ भी मतलब 80% या उससे अबव अचीव करता है किसी भी क्विज में, तो उनको 50 रुपए की स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। विच मीन्स कि अब यहाँ से दो चीजें हो रही है, एक तो बच्चा मोटिवेट हो रहा है बिकॉज उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, दूसरा क्योंकि जो क्विज का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि जो फर्स्ट क्विज होगी किसी सब्जेक्ट की वो ग्रेड -3 लेवल से होती है, यानी कि अगर 6th क्लास का स्टूडेंट है तो पहली क्विज जो उससे पूछी जाएगी किसी भी सब्जेक्ट की वो 3rd क्लास की होगी। विच मीन्स कि जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से डिजाइन करा गया है कि इससे बच्चों के लर्निंग गैप्स भी एलिमिनेट होते हैं। आई गेस सर हमसे वापस जुड़ चुके हैं। सो राइट विकास, सो लर्निंग गैप एलिमिनेट होते हैं, और हम देखें तो इस पैंडेमिक के बीच में जब तक पंच सर हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर हम देखें तो इस पैंडेमिक की वजह से ऐसा एक सीन सा हो गया है कि बच्चों को पढ़ाई तो जारी है, और ख़ासकर अगर हम बात करें अंडर प्रिविलेज्ड गवर्नमेंट सेगमेंट की, तो बच्चे बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के साथ टीचर्स, पेरेंट्स सब बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ कंटिन्यू करने की, इस चीज़ों को, और ऑरो स्कॉलर एक बहुत बड़ा टूल बनके, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बनके उभरा है उन सब के बीच। राइटली सेड। सो पंच सर हमारे साथ वापस आ गए हैं। सर शायद कुछ
टेक्निकल रीजंस की वजह से आप चले गए थे हमारे आई थिंक साथ। नेट का कोई प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे आज के शो के लिए बिफोर वी रैप अप, और सर उत्तराखंड से आकर दिल्ली में सेटल होना, इतने वर्ष निकाल देना बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा की उन्नत के लिए और लोगों की तरक्की के लिए, और इतनी बड़ी टीम को अपने साथ लेना, फिर एक स्कूल बनाना रास्ता के लिए, आउट ऑफ द स्कूल बच्चों को लेके आना, सर कैसे किया? सबसे पहला तो ये सवाल कि आप कैसे कर पाए। दूसरा, आज जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो लोग इस क्षेत्र में हैं, जो छात्र हैं आपके, उनके लिए आपका मैसेज क्या है सर? कैसे वो इस चीज को आगे मैं था उन दिनों लोग दिल्ली मतलब बहुत कम आते थे अपने अपने, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि करते थे, अपने घर पालते थे। धीरे धीरे जो पढ़ना शुरू किए, स्कूलिंग कर लिए, कुछ टाइम के लिए आते थे। वो आने के बाद यहाँ पे कुछ काम करना शुरू किया, और बल्कि मैं बहुत टाइम पे बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे, वो 26 जनवरी का मौका था, उसमें आते थे लोग देखने के लिए। किसी मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि आप ये क्या कुछ करना चाहते हैं? मैं कहीं एक कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्या लेबर के बच्चों को पढ़ाएंगे? मैंने बोला हाँ यार पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे को लगा कि मैं तो आया था घूमने, उसके साथ लग गया। घूमने के बाद मैं काम करने लग गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इट वाज एक्सीडेंट, आई मेड इट इंसिडेंट। तो उसको एक मौका मिला, और तब से कुछ टाइम तक उस काम में जुड़े रहे, बड़ा आनंद आया। लेकिन तब ध्यान आया जब मैं शादी हो गई, तो लोग अब पैसा चाहिए था, तो सोचा यार आपको जॉब करना है। तो उस तरीके से धीरे धीरे, बट बाद में पता लगा कि इसमें भी एक जॉब कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब उसमें काम करते गए तो पता लगा भाई मैं भी किसी के दम से आगे आया हूँ, तो अगर मेरे को आगे बढ़ने में क्योंकि मैं जो भी आज हूँ वो खाली मेरे माता पिता की ग्रो किया है, मेरे ग्रोथ का मौका मिला है। तो मेरी सोसाइटी ने भी बहुत कुछ किया है, क्योंकि स्कूल में जिसमें मैं पढ़ा हूँ वो मेरे पिताजी खाली अकेले स्कूल नहीं बना सकते थे मेरे लिए। और टाइम पे मैं जो हॉस्पिटल गया हूँ, जो रोड है, वो सब सोसाइटी ने तैयार की हैं, जिसका मैंने अपने ग्रोथ के लिए फायदा उठाया है। तो मैं हमेशा लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमने सोसाइटी से लिया है सकते हैं तो हमको करना चाहिए। तो वही लेकर के मैं चलता हूँ कि आप धीरे धीरे करके एक सडन एज पे आकर के मेरे को लगता है कि और मैं ज़्यादा दे सकता हूँ सोसाइटी को। जो लोगों के पास है नहीं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनको अगर ला सकता हूँ, तो हमारे शास्त्र में कहा गया विद्यादानम अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथा परम। तो विद्यादान तो सबसे बढ़ करके है, विद्या से ही लोग अपने आप को बदल सकते हैं। इसीलिए हम एजुकेशन के काम में लगे हैं। मैं चाहता हूँ सोसाइटी जो भी जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सके करें, खास करके जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए करें तो अच्छा है। यही मैं चाहूँगा, सब लोग जुड़े और पिछड़े समाज के लिए कुछ करें। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सर आपने दिया है पूरी सोसाइटी के लिए और हम सब के लिए। और इस पैंडेमिक की अगर हम बात करें तो हम सबको आगे आना चाहिए, खासकर वो शिक्षित वर्ग जो कुछ कर सकता है अपने खाली समय में आउट ऑफ द स्कूल बच्चे को, या जो जैसा आपने कहा वो बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी या किसानी या इस तरह के कोई भी कार्य में लगे हुए हैं, जिनको समय नहीं दे पाते, अशिक्षित हैं। हम सब जैसे शिक्षित वर्ग को आगे आना चाहिए और आपका हाथ साथ देना चाहिए। और ये अगर हम ये कर पाए तो हम बहुत जल्दी एक नए समाज की संरचना और नए समाज को देख सकते हैं और शिक्षित समाज को देख सकते हैं, जिसकी कल्पना कभी शायद हमारे ग्रेट लीडर्स भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, या जवाहरलाल नेहरू जी जैसे ग्रेट लीडर्स ने की थी, अगर हम देखें तो बात करें तो। सर हम फाइनल राउंड पे आ गए हैं और अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसको आपका तुरंत उत्तर देना है, जो आपके मस्तिष्क में आए। इसे हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। तो सर उत्तराखंड या दिल्ली? उत्तराखंड। सर साइकिल या मोटरसाइकिल? साइकिल। सर योगा या एलोपैथी? योगा। So guys, thank you for joining us live on the रास्ता पेज and on the YouTube channel जहाँ से आप हमें लाइव देख रहे थे।
Vikas, any closing statement from you? आई थिंक बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, एंड होपफुली हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मिस्टर केसी पंत सर से। एंड जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, वी वुड अर्ज देम टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी टू एनी वे और मैनर दे कैन, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। शशांक जी, wrap it up. Thank you sir, thanks for your time कि आप आए, हमारे साथ बातें की। थैंक यू। So thank you, Pan sir. Thank you everyone for joining us live. And don't forget to tune us to Oro Scholar. Download the app, go through Rasta website, and do rate us. If you get scholarship, do rate us. Download और इस करें। Facebook पे भी जाकर आप लाइव देख सकते हैं। अगले एपिसोड का वेट करें। हमारे साथ जरूर कोई ना कोई ऐसे शख्सियत होगी जिसका शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी सोसाइटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और वो हमारे साथ जुड़कर बच्चों और शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ओरो स्कॉलर टॉक शो वेयर एजुकेशन स्टैंड्स फर्स्ट। So education first is the motive. With that, signing off. Bye bye. Take care. Thank you, Vikas. Thank you, sir, and thank you everybody for watching. Thank you.